अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। आज का लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ द सेम चैप्टर। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हमारे ये चैप्टर्स हैं, दीज आर एक्चुअली थ्री चैप्टर्स, थ्री पॉइंट्स ऑफ अ सिंगल चैप्टर। आई बेग योर पार्डन, एक ही चैप्टर है, उसके थ्री मेन पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो एक्चुअल हमारा चैप्टर दैट इज़ रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग, तो सबसे पहले इट वाज द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग, जो इसका पहला क्वेश्चन बन सकता है पोटेंशियल क्वेश्चन। जो सेकंड पोटेंशियल क्वेश्चन है दैट इज़ एक्चुअली द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी द सुप्रीमेसी, जो हमारा दूसरा लेक्चर था ऑन यूट्यूब। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। जो थर्ड पोटेंशियल क्वेश्चन इसका बन सकता है विच इज़ द इन्फ्लुएंसेस ऑन द पार्लियामेंट। अब इन्फ्लुएंसेस ऑन द पार्लियामेंट का मतलब ये है कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट जिस वजह से इन्फ्लुएंस होकर लॉ बनाती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर का मतलब है कि जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक लिस्ट वगैरह इशू करती हैं। उनका अपना एक मैनिफेस्टो होता है, एक मैंडेट होता है जो वो लोगों को बताते हैं, और उसके बाद लोगों से वो प्रोमिस करते हैं कि हम ये काम आप लोगों के लिए करेंगे। सिंपल सी बात है। आप लोग अपने कंट्री में भी अगर देखो तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो वो लोगों के साथ जलसे वगैरह करते हैं और वो सब लोगों को ये बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये लॉज बनाएंगे, ये बेहतरी लाएंगे। तो उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। एक पार्टी, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है और वो लोगों को परसुएड करते हैं कि वोट फॉर देम। तो वो मैनिफेस्टो जो है वो पॉलिसीज़ हो सकती हैं फाइनेंस के, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वगैरह। और जितने भी मेंबर्स जो हैं उस पार्टी के सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, आई एम सॉरी, तो वो मिल के गवर्नमेंट बन जाती है। और जो पार्टी है और उसकी जो लाइफ होती है पार्लियामेंट की, उस लाइफ के दौरान तक, दैट इज़ 5 ईयर्स, एक्चुअली हर 5 साल बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो वो 5 ईयर्स एक पार्लियामेंट की लाइफ होती है। उस पूरी लाइफ के अंदर उन्होंने वो अपने मैनिफेस्टो, अपने प्रोमिस को पूरा करना होता है। और थ्रू आउट द सेशन जो गवर्नमेंट जो है वो न्यू लॉज वगैरह जो है वो अब इंट्रोड्यूस करवाती रहती है और वो कोशिश में लगी रहती है कि हम जितने ज़्यादा प्रोमिस हो सकता है पूरे करें। अब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट में, वो जो है इंश्योर करती हैं कि जो मैनिफेस्टो है, जो प्रोमिस किए गए थे, मेजॉरिटी पार्टी जो है उनको पूरा करे। ये भी एक प्रेशर उनके ऊपर होता है, क्योंकि वरना में जो अपोजिशन में बैठे होते हैं वो उनके ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है वो नए से नए लॉज और नए से नए प्रोमिस बनते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी एक एक इन्फ्लुएंस है जो पार्लियामेंट को मजबूर करता है लॉ मेकिंग में कि लॉ बनाना है। दैट इज़ वन ऑफ द अदर इन्फ्लुएंसेस जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर के एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रपोजल्स ऑलरेडी रेडी होते हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो वगैरह पब्लिश करवा लिए होते हैं, तो वो एक सर्टेनिटी होती है, पता होता है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये क्या लॉज बनाएगी। सेकेंड एडवांटेज ये है कि द गवर्नमेंट जो है हैज़ मेजॉरिटी सीट्स। अगर उसके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं तो उनको वर्चुअली कोई ज़्यादा मसला नहीं होता लॉ बनाने के अंदर। एफिशिएंटली वो लॉ बना देते हैं क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं की पार्टी की होती है, तो उनको ज़्यादा उनको वो बैकलैश नहीं आता या उनको ज़्यादा नेगेटिव वोटिंग नहीं होती उनके लॉज के ख़िलाफ़। जो थर्ड हमारा एडवांटेज है वो ये है कि लोगों को इलेक्शन से पहले ही पता लग जाता है कि लॉज क्या होंगे और किस टॉपिक पे बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मैनिफेस्टो वगैरह देख के प्रोमिस की वजह से उनको वोट दिया होता है। उसके बाद प्रपोज चेंज, जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि प्रपोज चेंजेस जो है लॉ की वो पार्लियामेंट में डिबेट होती हैं बाकायदा, और डिबेट की वजह से नए नए अच्छे अच्छे सजेशंस मिलते हैं और अच्छे लॉज जो हैं वो इस तरह बनते हैं। एंड देन जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, और वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, और उनसे जब सजेशंस गवर्नमेंट लेती है तो बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लॉ बनाने की ऊपर। अगर हम डिसएडवांटेज देख लें तो उसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर डिफरेंट पार्टी सेलेक्ट हो जाए, इलेक्ट, आई एम सॉरी मैं बार बार सेलेक्ट बोलता जा रहा हूँ, इट्स इलेक्ट। अगर डिफरेंट पार्टी इलेक्ट हो जाए जनरल इलेक्शंस में फ्रॉम द प्रीवियस गवर्निंग पार्टी, तो फिर वो बड़ी एक अनसर्टन सी सिचुएशन होती है, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट आपको पता है बाउंड नहीं कर सकती, कोई गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट को बाउंड नहीं कर सकती। तो नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पिछले सारे लॉज जो पास हुए होते हैं उनको नल एंड वॉइड करके अपने लॉज इम्पोज करने की कोशिश करती है।
एंड दैट लीड्स टू अ पीस मील रिफॉर्म, इस बात चीज़ को बोलते हैं कि वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं वो चेंजेस, और बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है उनके ऊपर कि भाई ये अच्छा भला सब कुछ चल रहा था तो क्यों ख़त्म कर दिया। जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, इट कैन फोर्स थ्रू इट्स पॉलिसी एंड प्रपोजल्स, कि अगर बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, मेजॉरिटी सीट्स हैं एक पार्टी के पास, तो आवाम को अगर नहीं भी वो लॉ अच्छा लगता फिर भी दे कैन फोर्स दोज लॉज ऑन द पीपल। देन द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ कि अगर गवर्नमेंट का स्मॉल मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अपोजिशन भी बैठी हुई है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, बहुत इन ले मैंस टर्म्स पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉ बनाने के लिए, कि किसी तरह हम लॉ बस बना लें, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं होती उनके पास, माइनॉरिटी होती है, तो उनको जो नेगेटिव वोटिंग बहुत मिलती है, तो इस तरह के इशू होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से सजेशंस मिलते हैं ना, एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सजेशंस मिलते हैं लॉ को इनकॉर्पोरेट लॉ में करने के लिए, लॉ को ठीक करने के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दो सजेशंस। ये बड़ा मसला है कि वो फिर खुद ही मतलब वो वाले सजेशंस जो बड़े वैल्यूएबल सजेशंस होते हैं वो इग्नोर भी हो जाते हैं। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ कि जब क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड-19 है, तो गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो और प्रॉमिसेस को साइड पे रख के उस जो पैंडेमिक है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है और अपनी कमिटमेंट से हट जाती है, जो कि उनका कसूर नहीं होता, बस मजबूरी होती है। देन द सेकेंड इन्फ्लुएंस इज़ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है जो कि मीडिया के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया और प्रेशर ग्रुप्स, इसके अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं पब्लिक ओपिनियन में। कभी कभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने एमपी को भी कहते हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो उनके एरिया का होता है या जो भी होता है, कि एक इशू है उसको रेज़ करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर और उसके ऊपर लॉज बनाएं। 2015 में से एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम भी आ गया। हो सकता है आपने भी आते जाते कभी स्क्रॉलिंग करते हुए इंटरनेट पे देखा हो कि ऑनलाइन पिटिशंस होते हैं जिनको आपको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इसको साइन कर दें। तो ऑनलाइन पिटिशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। दे एनेबल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू पिटिशन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड प्रेस फॉर द एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और वो होता है कि आप अगर बहुत से लोगों से इस तरह साइन कराते रहते हैं तो आपकी एक से है उसके अंदर जो है वो वेटेज बढ़ता जाता है। और इट हैज़ टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 6 पीपल बिफोर इट गेट्स पब्लिश्ड। और पब्लिश होने के बाद, ठीक है, इट हैज़ टू गेट एटलीस्ट 1000 सिग्नेचर्स ऑन इट। अगर वो उसके ऊपर 1000 सिग्नेचर्स आ जाते हैं तो इट इज़ एक्चुअली डिबेटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, इन द पार्लियामेंट। इट इज़ एक्चुअली डिबेटेड। ये ऐसे नहीं कि बस एमी तो ऑनलाइन नज़र आ गई तो बस ठीक है जी इसका ये तो एमी इसको किसी ने सुनना है, ऐसा नहीं है। अगर एक कंसिडरेबल अमाउंट के सिग्नेचर उसके ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट पे होती है 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के अंदर अगर एक कंसिडरेबल अमाउंट आ जाती है तो लिटरली उस पर पार्लियामेंट बहस करती है। जो पिटिशंस कमेटी है वो उसको देखती है और वो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं। इट विल डू एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। या तो वो कहेंगी कि और इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग हमें दें इस पिटिशन के बारे में, या वो कहेगी कि पार्लियामेंट्री कमेटी को कहेंगी, किसी और पार्लियामेंट्री कमेटी को कह देंगी कि लुक इनटू द मैटर। और इफ़ अ थ्रेशोल्ड ऑफ 100,000 सिग्नेचर्स इज़ अचीव्ड तो फिर इसकी बाकायदा पार्लियामेंट में डिबेट होगी। 100,000 सिग्नेचर्स अगर उस पर हो गए तो उस पर पार्लियामेंट में डिबेट होती है। तो दिस ऑनलाइन पिटिशन सिस्टम इज़ अ लेजिट थिंग, ये कोई एमी चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। अब जहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन डेवलप हो जाता है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट बेचारी जो है ना वो बाउ डाउन कर जाती है फिर आवाम के सामने, और दे हैव टू ब्रिंग दैट चेंज, जो भी लोग मांग रहे हैं चेंज। ठीक हो गया। और ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादातर तब होता है जब एक एंड ऑफ टर्म होती है, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है, जो एट दैट पॉइंट जो गवर्नमेंट होती है मेजॉरिटी में, वो अपनी गुडविल बनाने के लिए और अपने अगले इलेक्शंस को बचाने के लिए पब्लिक ओपिनियन के तहत लॉज वगैरह बनाने लग जाते हैं, ताकि हमारी जो है ना वो एक इमेज अच्छा हो जाए लोगों में और हम दोबारा वोट मांग सकें। एग्जांपल जिसकी है इन्फ्लुएंस की, वो 2007 में स्ट्रिक्ट लॉज बने थे अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज़। ठीक हो गया। और चूँकि मेडिकल ओपिनियन था इस बात के ख़िलाफ़ कि भी ये स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज, तो सर्टेन पब्लिक एरियाज उन्होंने बिल्कुल स्मोक फ्री बना दिए थे। ये पब्लिक प्रेशर की वजह से हुआ था।
अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन में ये आता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना ओपिनियन एमपी को दे सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे सकता है, या थ्रू ऑनलाइन पिटिशन कर सकता है, और गवर्नमेंट जो है वो उसको कैंपेन को अक्सर एक्सेप्ट भी करती है और लॉ भी चेंज कर लेती है। एक तो ये पब्लिक ओपिनियन है कि एक इंडिविजुअल से ये काम स्पार्क हो सकता है। जो दूसरा इसका एडवांटेज है वो ये है कि इंडिविजुअल जो है वो अक्सर सक्सेसफुल हो जाते हैं इन ब्रिंगिंग देयर कैंपेन टू अ वाइडर ऑडियंस। ठीक हो गया। और मीडिया को भी फिर वो इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर वो बहुत मैसिव लेवल पे पब्लिक ओपिनियन डेवलप हो जाए तो। डिसएडवांटेजेस इसका पहला ये है कि पब्लिक अक्सर इल इन्फॉर्म्ड होती है और वो कभी कभी ऐसे बातें और ऐसी डिमांड्स लेके गवर्नमेंट के सामने आ जाती है जो गवर्नमेंट्स कर भी नहीं सकती, दे आर अनवर्केबल, वो उनका काम ही नहीं होता करने का। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट कभी कभी डिसाइड कर देती है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी सेक्रीफाइस कर ले बट एक्ट ऑन ना करे या डिले रखे काम को, ये उनकी मर्जी है। एंड देन द थर्ड डिसएडवांटेज इज कि एमपीज जो हैं दे आर अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल इन इंट्रोड्यूसिंग अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता और प्राइवेट मेंबर बिल को इतने ख़ास लॉस बनते भी नहीं हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड मेन पॉइंट है दैट इज़ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो लोगों से बनते हैं, लोग प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं जिनका एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है ऑन अ सब्जेक्ट और अ कॉज। ठीक हो गया। दे ट्राई टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक जो भी कॉज है उनका, जो भी मसला है, और अगर पब्लिक को अच्छा लगता है वो तो वो उनके साथ मिलते भी जाते हैं और प्रेशर ग्रो भी करता है। ये कैंपेनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लॉबिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। और लॉबिंग में वो इस तरह करते हैं कि वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, उनको साथ अपने मिला लेते हैं, उनके साथ लॉबी बना लेते हैं। दो मेन टाइप के प्रेशर ग्रुप्स हैं, एक सेक्शनल प्रेशर ग्रुप होता है और एक कॉज प्रेशर ग्रुप होता है। सेक्शनल प्रेशर ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें वर्कर्स ग्रुप आ जाते हैं या डिफरेंट प्रोफेशंस आ जाते हैं, जैसे लॉ सोसाइटी हो गई, सोलिसिटर्स के इंटरेस्ट हो गए, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स के कोई इंटरेस्ट हो गए, वगैरह वगैरह। तो एक सेक्शनल प्रेशर ग्रुप एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक सेक्शन ऑफ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग जो हैं। एक होता है कॉज प्रेशर ग्रुप। जो कॉज प्रेशर ग्रुप होता है वो प्रमोट करता है एक पर्टिकुलर कॉज को जो कि सबके लिए एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं, वो इन्वायरमेंट के बारे में लॉज बनवाना चाहेंगे तो प्रेशर ग्रुप प्रेशर डालेंगे। जैसे ग्रीन पीस है, एनिमल वेलफेयर के ग्रुप्स हैं जो प्रेशर डाल के कहते हैं कि एनिमल ये डॉग कलिंग ना करें या एनिमल्स के साथ अब्यूज़ ना करें। ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं जैसे एमनेस्टी है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम वगैरह करते हैं। और प्रेशर ग्रुप्स जो हैं दे मे मेक द गवर्नमेंट रिकंसिडर सर्टेन एरियाज ऑफ लॉ। जैसे 2004 में हंटिंग एक्ट पास हुआ था विच बैंड हंटिंग फॉक्सेस विद डॉग्स। ठीक हो गया। और ये एक प्रेशर ग्रुप था, उसका नाम था लीग अगेंस्ट क्रूअल स्पोर्ट्स। तो इसके थ्रू उन्होंने वो बैन करवा दिया था। ठीक हो गया। और कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रेशर ग्रुप की जो कैंपेन होती है अगेंस्ट अ प्रपोज चेंज टू लॉ होती है, कि अगर कुछ चेंज हो गया लॉ तो उसके अगेंस्ट भी, मतलब चेंज होने के अगेंस्ट भी, एक तो चेंज करवाने के लिए और चेंज होने के अगेंस्ट भी जो है वो प्रेशर ग्रुप में आप प्रपोज कर सकते हैं कि लॉ ये चेंज नहीं होना चाहिए था। जैसे इसमें एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो गवर्नमेंट ने एक दफ़ा ट्राई किया था कि तो रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रायल बाय जूरी, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स ने जो था, एक प्रेशर ग्रुप था उसका नाम था जस्टिस एंड लिबर्टी, उसने कैंपेन की अगेंस्ट इट और दे एज दे थॉट द चेंजेस इन्फ्रिंज द राइट ऑफ अ फेयर ट्रायल। उन्होंने कहा जी फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है ये बात कि आप किसी को ट्रायल बाय जूरी डिनाई करें, तो वो फिर नहीं हुआ, वो वैसा ही रहा जैसा पहले था। उसके बाद लॉबिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आ जाती है। वो इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को परसुएड किया जाता है या इंडिविजुअल एमपीज़ को परसुएड किया जाता है कि एक जो प्रेशर ग्रुप है उसकी कॉज का हिस्सा बने, उसका साथ दें। ठीक हो गया। और पब्लिक मीटिंग्स में इनकी बात करें, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और इफ़ अ प्रेशर ग्रुप इज़ सक्सेसफुल इन लॉबिंग इट मे परसुएड एन MP to ask a question of a government minister। ठीक हो गया। और अब बैक बेंचर MP may be persuaded to use the private member bill session to introduce a bill supporting the pressure group's cause। तो जिस तरह बैक बेंचर्स हैं उन्हें भी परसुएड किया जाता है कि जब आपकी प्राइवेट मेंबर बिल की बारी आती है तो आप अपनी बारी पे हमारा कॉज जो है वो बताएं, गवर्नमेंट में बात करें, तो इसको लॉबिंग कहते हैं। तो ये भी प्रेशर ग्रुप का ही एक पॉइंट है।
अब प्रेशर ग्रुप के एडवांटेजेस में ये आते हैं कि देयर आर मेनी प्रेशर ग्रुप्स और डिफरेंट एम्स हैं उनके, डिफरेंट इश्यूज़ पे वो बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की अटेंशन इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आती है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, गवर्नमेंट उन पे एक्शन लेती है। फिर प्रेशर दूसरा है कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट है वगैरह वगैरह, ग्रीन हाउस गैसेज एंड स्टाफ, तो गवर्नमेंट का उस तरफ ध्यान जाता है, तो एक अच्छे लॉज बनते हैं जो लोगों के लिए अच्छे होते हैं। द थर्ड एडवांटेज इसके प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब वो अपना रिप्रेजेंट करते हैं क्या कहते हैं अपने कॉज को, और एक्सपर्ट्स होने की वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से अपना कॉज आर्ग्यू करते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट को समझ भी आता है और उन्हें लगता भी है कि हाँ ये काम होना चाहिए। डिसएडवांटेज ये है कि प्रेशर ग्रुप्स कभी कभी इम्पोज करते हैं अपने आइडियाज़ को, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक उन्हें सपोर्ट नहीं भी कर रही होती, बट वो फिर भी इम्पोज कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़ को। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी दो प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बन जाते हैं, तो फिर वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसको माने किसको ना माने। अच्छा, द नेक्स्ट इन्फ्लुएंस इज़ द मीडिया। मीडिया जो इन्फ्लुएंस है वो मेरा ख्याल है मुझे इतना एक्सप्लेन करना वैसे ही नहीं चाहिए, आपको सबको पता है मीडिया होता क्या है, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इंटरनेट सोर्सेज आते हैं। मीडिया कैन प्ले अ लार्ज रोल इन ब्रिंगिंग पब्लिक ओपिनियन टू द गवर्नमेंट्स अटेंशन। आजकल तो चल ही सोशल मीडिया रहा है, गवर्नमेंट डू पे हीड टू सोशल मीडिया, टू वट एवर इज़ बीइंग सेड ऑन सोशल मीडिया। तो जहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मैटर हो जाता है वो फिर टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स पे भी आ जाता है, और वो लोगों की अटेंशन भी फिर उस तरफ जाती है। ठीक है, और जो ये पब्लिक ओपिनियन है, ये एडवांटेज ऑफ फ्री प्रेस का भी एडवांटेज उठाते हैं, और क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को, या डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट का कोई एक्शन, कि गवर्नमेंट इस बात पे एक्शन ले। तो जारी बात है, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर ऑल अ पॉलिटिकल पार्टी नीड्स इज पब्लिक सपोर्ट, तो पब्लिक की अगर सपोर्ट उन्हें लेनी है तो फिर उनको पब्लिक की बात सुननी पड़ती है। मीडिया पब्लिक के इन्फ्लुएंस को भी रिप्रेजेंट करता है, उनके ओपिनियंस को भी रिप्रेजेंट करता है। मेंबर्स जो है ऑफ द पब्लिक, दे कैन मेक व्यूज़ नोन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मीडिया सोर्सेज, कि उनके व्यूज़ जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जैसे मंजर आम पे आ जाते हैं, सबके सामने आ जाते हैं। अच्छा, अब मीडिया कैंपेन्स जो हैं जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था लॉज को चेंज करने का, उसमें सबसे पहली स्नो ड्रॉप कैंपेन है, ठीक है, जिसने हैंड गन्स को बैन किया था कि हैंड गन्स नहीं खरीदनी चाहिए, हैंड गन्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। डेंजरस डॉग्स एक मीडिया के थ्रू चीज़ चली थी, जिसकी वजह से वो डेंजरस डॉग्स एक्ट 1981 बना था। बेशक इट वाज पुअरली ड्राफ्टेड, बट एटलीस्ट चलो बना तो था ना। देन एक रिफॉर्म था जिसके डबल जेपडी रूल, जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था कि अ पर्सन कैन बी ट्राइड मोर देन वंस इफ़ न्यू एविडेंस कम्स टू लाइट फॉलोइंग एन एक्विटल, कि अगर एक बंदा एक्विट हो गया, ही कैन बी रीट्राइड अगर एक बहुत अच्छा और कंपेलिंग एविडेंस उसके खिलाफ कोई नया आ गया है। तो उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस मीडिया की ये है कि मीडिया कैन रेज अवेयरनेस, इट कैन हेल्प पब्लिक एंड गवर्नमेंट को पता चलती हैं चीज़ों को। जो सेकेंड एडवांटेजेस के पब्लिक और प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, दे कैन यूज़ द मीडिया टू रेज अ कंसर्न अबाउट इंडिविजुअल इंसिडेंट्स, और लोगों तक बड़ी आसानी से वो अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। द थर्ड एडवांटेज कि मीडिया जो है वो इन्फॉर्म करता है और पब्लिक की अवेयरनेस को रेज करता है, और इनक्रेज करता है गवर्नमेंट को कि पॉलिसी बनाएं, वो एक्ट करें, इस बात पे लेजिस्लेट करें। तो मीडिया इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर दैट। डिसएडवांटेज ये है कि टेलीविज़न और रेडियो वगैरह जो चैनल्स हैं, इनको ज़्यादातर ये यही चाहते हैं कि हम ज़्यादातर पॉलिटिकली न्यूट्रल ही रहें, तो इसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल की कैंपेन्स और व्यूज़ जो हैं वो कभी कभी नहीं भी वो सपोर्ट करते। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ ओपन, उस पर तो आप जो मर्ज़ी बात करें। अब सोशल मीडिया का जो दूसरा डिसएडवांटेज है मीडिया का, वो ये है कि सोशल मीडिया स्पेशली, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है उसको यूज़ करने का, कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, कोई प्रॉपर वे नहीं है। जिसका दो दिल चाहता है वो बात करना शुरू कर देता है, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। द थर्ड डिसएडवांटेज इज़ कि न्यूज़पेपर जो हैं वो कमर्शियल बिजनेसेस होते हैं, और दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू बी सेंसेशनल ऑन एन इशू। तो कभी कभी बहुत छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है, उसको मैनिपुलेट करके पता नहीं क्या क्या बना के दिखा दिया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ द मीडिया। इसके साथ ही हमारा ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर लॉ बनाती है, ये लेक्चर ख़त्म हो गया। इससे नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो रोल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लॉ कमीशन का होगा। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये लॉ कमीशन वाला जो पॉइंट है,
ये पहले तो स्टूडेंट्स वैसे ही अक्सर छोड़ देते थे, लेकिन लास्ट टाइम इस लॉ कमीशन के ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स का, सिर्फ लॉ कमीशन के ऊपर। तो लॉ कमीशन का भी मैंने सोचा कि इसका एक मैं अलग से टॉपिक, अलग से लेक्चर दूंगा और अलग से पोस्ट करूंगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।